पढ़ेंगे और इसमें समकालीन जो काल है उसके विषय में जो भी प्रस्तुत किया गया है वर्णन उसके ऊपर चर्चा करेंगे। समकालीन काल उत्तराधुनिक काल के अंत तक प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित तत्व मीमांसा को मान्यता प्राप्त हुई तथा प्राचीन विचारधारा दर्शन पूर्ण रूप से बदल गया। उसके उपरांत दार्शनिकों ने सृष्टि एवं ज्ञान की उत्पत्ति के प्रश्नों के लिए विज्ञान का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया और आज के समकालीन जो भी दार्शनिकों में महत्वपूर्ण स्थान अगर किसी का रहा तो रसेल का रहा, जिन्होंने ज्ञान मीमांसा के लिए नए सिद्धांत को अग्रसर किया। अबे आर्थर विलियम रसेल। आर्थर विलियम रसेल रसेल महान गणितज्ञ व एक दार्शनिक थे। रसेल के काल के पहले से ही आदर्शवादी जो विचारधारा थी वह चली आ रही थी, जिसका प्रभाव रसेल पर भी पड़ा एवं यथार्थवादी दर्शन की ओर इनका झुकाव बढ़ा। रसेल ने भी पूर्ववर्ती ज्ञान का विरोध किया एवं समस्त भौतिक अनुभवों का ज्ञान का आधार माना। उसने अपने ज्ञान सिद्धांत को तार्किक अनुवाद का सिद्धांत बताया। अपने यथार्थवाद में वह द्वंद्ववाद अपनाते हुए प्लेटोनिक यथार्थवाद तक पहुंचता है। उदाहरणतः यह यथार्थ के दो रूप मानता है, पहला है बाह्य यथार्थवाद तथा दूसरा है आंतरिक मानसिक यथार्थवाद। बाह्य यथार्थवाद के विचार एवं प्रत्यय भौतिक रूप से विद्यमान है। वह विचार वादी दर्शन के अनुसार विचारों की शाश्वत सत्ता का खंडन करते हुए अपने बहुतत्ववाद को यथार्थवाद के रूप में विकसित किया तथा जिसमें उसने प्लेटो के विचारवाद को यथार्थवाद के रूप में विकसित किया। पदार्थ एवं विज्ञान एवं उसके विचार दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, परंतु साथ ही रसेल ने विज्ञान को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत माना है। उसके अनुसार जो कुछ भी विज्ञान में है वह ज्ञान खोजा जा सकता है और यह मनुष्य ही जान सकता है। मनुष्य ही विज्ञान के ज्ञान को खोज सकता है। उन्होंने मनुष्य को एक सक्रिय ज्ञान का खोजकर्ता माना। ज्ञान का यह स्रोत विज्ञानवाद के रूप में उभरा, जिसने अनुभवजन्य ज्ञान को ही अस्तित्व स्वीकार करने के लिए अर्थात वैध ज्ञान की तीन प्रमुख विशेषताएं बताई: सत्य, विश्वास व पुष्टि करना। 1963 में अपवाद स्वरूप गीटियर समस्या ने इन तीन दशाओं की उपस्थिति अवैध ज्ञान में भी सिद्ध करके इस सिद्धांत को संदेह में खड़ा कर दिया, जिस पर दार्शनिक चिंतन निरंतर जारी रहा है। अब अन्य चिंतकों द्वारा ज्ञान की बाह्य पुष्टि किस प्रकार से की गई है, इस पर विचार प्रस्तुत किए गए। 20वीं शताब्दी में डेकार्ट का ज्ञान की अंतर्निहित जगत द्वारा प्राप्त एवं पुष्टि की दिशा पूर्णतः बाह्य की ओर मुड़ गई। 1920 में फ्रैंक रैमसे ने सत्य ज्ञान का एक आवश्यक अंग एक बाह्य कारक जो विश्वसनीयता पर आधारित बताया, जिसे 1967 में
प्रतिपादन किया, जिसे उसने विश्वसनीयतावाद का नाम दिया। उसने दावा किया कि विश्वास की पुष्टि उस विश्वास के कारण प्रकृति में निहित होती है। 1971 ईस्वी में फ्रेड डेस्ट ने विश्वास की पुष्टि का एक स्वरूप निष्कर्षात्मक तर्क रीजन बताया, जिसमें प्रमाण व तर्क निहित होते हैं। हर एक ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए उसके पक्ष में उसके विपक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं, जिन्हें प्रमाणों की आवश्यकता होती है। अगर किसी ज्ञान का स्वतः ही कोई प्रमाण मिलता है तो उस ज्ञान को सत्य ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। ज्ञान की क्रमबद्ध विकास क्रम में मध्य में उभरे वैज्ञानिक प्रयोगों ने विशेष प्रभाव डाला। 17वीं शताब्दी में गैलीलियो ने तर्क के वैज्ञानिक आधार प्राप्त करने के लिए प्रयोग दर्शन भी किए। उससे कई शताब्दी पूर्व आर्किमिडीज भी ऐसे ही प्रयास कर चुका था। गैलीलियो ने अरस्तु के भौतिक विज्ञान सिद्धांत को अस्वीकृत किया, जिससे अरस्तु ने माना था कि प्रत्येक गतिमान को गति प्रदान करने वाला बल निरंतर कार्य करता है। गैलीलियो ने भी स्पष्ट किया कि गतिमान पर एक समय में एक से अधिक बल कार्य करते हुए उसे गतिमान रखते हैं। अतः सृष्टि को भी गतिमान करने वाला कोई एक गतिकर्ता अथवा ईश्वर हो सकता है या है अर्थात नहीं है। इस पर उनमें मतभेद रहा। उसने माना कि हो सकता है कि ईश्वर ने संसार का आरंभ गतिमान किया हो तथा फिर स्वयं गतिमान रहने हेतु छोड़ दिया हो। उसने कोपर्निकस की उस अवधारणा का भी समर्थन किया है, जिसमें उसने ब्रह्मांड पृथ्वी के केंद्रित होने का खंडन किया है। स्वयं गैलीलियो भी टेलीस्कोप बनाकर ब्रह्मांड के सूर्य केंद्रित होने की परिकल्पना को सत्य सिद्ध किया। इन्हीं के प्रयासों ने उसे इस समय कैथोलिक चर्च का विरोध का अत्यधिक सामना किया, परंतु इन्हीं वैज्ञानिक प्रयासों के ज्ञान के स्वीकृत निरपेक्ष स्वरूप की खोज को वर्तमान परिस्थितियों तक पहुंचाया। अब कंठपणिक कथ आस्था एवं तर्क ज्ञान। कंठपणिक कथ आस्था एवं तर्क। और ज्ञान। ठीक है। लगभग सभी मानव समाजों में कंठपणिक कथ किसी न किसी रूप में उपस्थित होता है तथा संस्कृत का एक आधारभूत तत्व भी प्रतीत होता है। संस्कृति व समाज की विविधता के कारण इन कंठपणिक कथ की किसी विशिष्ट प्रकृति को सामान्यकृत नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी लोगों द्वारा अपनाया जाने वाले कथ की विशेषताओं के आधार पर ही व्यक्ति के आचरण की व्याख्या की जा सकती है। इस प्रकार मानव समाजों एवं संस्कृतियों के विकास अध्ययन में उनके द्वारा अपनाए जाने वाले कंठपणिक कथ को केंद्र बिंदु माना जाता है। काल्पनिक कथा व रीति रिवाज मनुष्य की स्वयं की उर्वरता के प्रति तन्मयता के साक्ष्य होते हैं। यह सर जेम्स फ्रेजर ने कहा है, मानव समाज का विकास
कई पदों पर निर्भर करता है। मुख्यतः जैसे माया काल से धार्मिक काल से वैज्ञानिक युग तक। आज के वैज्ञानिक युग में कठपणिक कथ उपस्थित है, जो मनुष्यों के पुरातन दृष्टिकोण के साक्ष्य होते हैं। यदि वे कथ न होते तो पुराकालीन मानव सभ्यताओं के विचारों, दृष्टिकोण आदि को पुनर्जीवित करना संभव ही नहीं था। कथ हमारे रीति रिवाजों की व्याख्या के लिए बनाए गए थे, अर्थात कठपणिक कथ का कार्य अबौद्धिक रीतियों, परंपराओं और मनमावना व उनकी व्याख्या करना होता है, जिन्हें अपनाकर मनुष्य का जीवन सुधार की ओर होता है और एक दूसरे से भिन्न भी होते हुए अपनी व्यक्तिगत पहचान बना पाता है। यह कठपणिक कथ आधारित आस्था जो है, संसार में सभी धर्मों में पवित्र चीजें मानी जाती है। कठपणिक कथ आधारित आस्था यह सब पदार्थ के रूप में है। धार्मिक चिन्ह भी कथ हैं, परंपराएं भी हमारी कथ हैं और इन्हें अति विशिष्ट बनाते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में आज भी माने जाने वाले प्रतीकों, कहानियों आदि के स्रोत ये सभी कथ हैं, कहने योग्य हैं, कहे जाते हैं, जिनका विचार विमर्श करके अपने बच्चों को पीछे जो बीत गया है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे प्राचीन ग्रीक सभ्यता है, चीनी सभ्यता है या भारतीय सभ्यता है, यह सभी कथों में बंधी है। नवीन सभ्यता जैसे ईशा सभ्यता में कथ को मूर्खतापूर्ण कहकर नकार दिया गया, जबकि इस्लाम में एक निराकार ईश्वर की सभ्यता ही स्वीकृति के बावजूद कुछ कथ हजरत मोहम्मद व उनके दामाद एवं 12 अन्य जो इमाम आदि के बारे में आज भी विद्यमान हैं तथा इन सभी कथ पर आधारित विश्वास किसी हद तक तर्क से नहीं जोड़े जा सकते। धार्मिक कथ आधारित आस्थाओं के कारण ही हर समुदाय के जो रीति रिवाज हैं, पीढ़ी हैं, अपनी उपस्थिति बनाने में सफल रहे हैं तथा उन्हें एक अलग पहचान भी प्रदान करते हैं। मानव समाज इन कथ के पीछे तर्क ढूंढने की चेष्टा भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जो धार्मिक विश्वास हैं वह इनके साथ जुड़े होते हैं और जिन्हें वे स्वयं सिद्ध मानते हैं। और इसी कारण वैज्ञानिक युग जो है वह भी पुराकालीन कठपणिक कथ में जो उनकी अपनी उपस्थिति है उसे भी कायम रखने में सक्षम होते हैं और उनके प्रति उनकी आस्था बहुत बड़ी और विस्तृत होती है, जिससे वे हमेशा जुड़े रहते हैं। अगर तर्क आधारित ज्ञान परंपरागत रूप से कथा आधारित आस्था एवं साक्ष्य आधारित तर्क दोनों के द्वारा ही धार्मिक विश्वासों की पुष्टि की जा सकती है एवं ये भी ज्ञान की पुष्टि के प्रमुख आधार रहे हैं। कुछ विद्वान विश्वास व तर्क एक दूसरे के पूरक या सहयोगी मानते हुए स्वीकार करते हैं। यदि तर्क
समयक रूप से प्रयुक्त किया जाए व आस्था को यथारूप समझा जाए तो दोनों में विरोधाभास अथवा प्रतिस्पर्धा कदापि परिलक्षित नहीं हो सकती। जबकि दूसरी ओर कुछ विद्वानों का मत है कि विश्वास आस्था व तर्क में पूर्व सर्ग एवं कार्य विधि के आधार पर एक विरोधाभास जो होता है वह प्रतिद्वंदी हो सकता है। ऐसा पाया गया है कि जब प्रश्न धार्मिक एवं ईश्वर संबंधित होते हैं तो व्यक्ति का झुकाव जो होता है वह हमेशा आस्था की ओर ही होता है और अधिक झुकाव उसका आस्था के प्रति ज्यादा होना वहाँ के लिए यह अनुभव तार्किक होता है कि महाज्ञान की पुष्टि का जो आधार है वह विवेक व तर्क बुद्धि नहीं होगा और वहाँ पर यह तर्क बुद्धि वाला ही माना जाएगा। वर्तमान में अनेक दर्शन जैसे तार्किक अनुवाद जो विवेकपूर्ण तर्क को ही ज्ञान का आधार मानते हैं, विश्वास आस्था के आधार पर ज्ञान को अस्वीकार भी करते हैं। उनके अनुसार विवेकहीन आस्था न तो ज्ञान का दर्शन के लिए चुनौतीपूर्ण है उनके अनुसार विवेकपूर्ण जो ज्ञान है वह आस्था का आधार है, परंतु इसके विपरीत जो विवेकहीन आस्था है वह किसी ज्ञान का आधार नहीं हो सकती है और न ही मानव सभ्यता के विकास के लिए एक अच्छी गुणकारी साबित हो सकती है। उनका यह तर्क है कि धार्मिक दर्शनों के लिए यह चुनौतीपूर्ण है। व्यक्ति की जो आस्था है एवं तर्क उसके विश्वास को सुदृढ़ता प्रदान करता है, अर्थात जब तक तर्क जो बौद्धिक विवेक अक्षमता का द्योतक है यदि आस्था का आधार प्रदान करते हैं तो विश्वास को बल मिलता है और इस विश्वास की प्राप्ति के लिए सभी धर्म अपनी आस्था और बौद्धिक तर्क एवं विवेक बुद्धि के आधार पर परीक्षण हेतु प्रस्तुत करते हैं, परंतु यदि आस्था तर्क संगत सिद्ध नहीं होती तो उसे मानवीय मानकर कठपणिक कथा के आधार पर ही आस्था को कायम रखने पर बल देते हैं। सामाजिक संरचना के ज्ञान प्रतिरूप सामाजिक संरचना व ज्ञान के प्रतिरूप समाज विज्ञान के अनुसार समाजों में उपस्थित सामाजिक व्यवस्थाओं के वे प्रतिरूप जिनका उद्भव एवं निर्धारण उस समाज की व्यक्तियों की क्रियाओं के ऊपर निर्भर करता है, उन्हें उस समाज की सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज द्वारा समाज की जो सामाजिक संरचना है वह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा निर्मित की जाती है, क्योंकि जिस समाज का जो व्यक्ति अपने लिए अपने अनुरूप अपने रीति रिवाजों और अपनी संस्कृति अपनी सभ्यताओं का निर्माण करता है वह उस समाज के लिए निर्मित होता है। आने वाली उसकी पीढ़ी भी इस परंपरा को निभाती है और अपने उनके द्वारा जो उनके पूर्वजों द्वारा किए गए कार्य हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है जो उन्हें बनाते हैं उन्हें बढ़ाते हैं। इस प्रकार आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनकी उन परंपराओं रीति रिवाजों को आगे की ओर बढ़ाती हुई चलती है। उसी प्रकार किसी समाज की सामाजिक संरचना को हम 3 स्तरों पर चिन्हित कर सकते हैं। प्रथम, बृहद स्तर पर समाज के सामाजिक आर्थिक सत्रीकरण के आधार पर। द्वितीय है सामाजिक संस्था व व्यक्तियों के बीच संबंध के आधार पर है। और तृतीय बताया गया है सामाजिक मानकों
के अनुरूप व्यक्तियों के व्यवहार के आधार पर यह जो सामाजिक मानकों के अनुरूप व्यवहार अधिक व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाता है और इन तीनों स्तरों में व्यक्तियों के जो व्यवहार बताए गए हैं उनके आधार पर उनके जो मानक हैं वह तय किए जाते हैं। इन तीनों व्यक्तियों के बहुमत व अल्पमत के मध्य एक पदानुक्रम उपस्थित हो जाता है जो समाज के स्त्रीकरण का उत्तरदायित्व भी होता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना की पहचान समाज में उपस्थित मुख्य तीन विशेषताओं के आधार पर की जा सकती है जो निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है। जैसे समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना, समाज की सामाजिक संरचना समाज की सामाजिक संरचना। दूसरा है समाज सामाजिक समूहों एवं व्यक्तियों के मध्य संबंध की जो है संरचना है। और तीसरे नंबर पर उन्होंने बताया है सामाजिक व्यवस्थाओं में व्यक्तियों के व्यवहार एवं मानक के मध्य के संबंध की संरचना। किसी भी समाज की उपरोक्त तीन व्यवस्था विशेषताओं के कारण ही समाज का ढांचा जो है वो निर्धारित किया जाता है और जिससे यह ज्ञात होता है कि समाज किस स्तर तक पदानुक्रम में स्त्रीकृत किया गया है। पदानुक्रम स्त्रीकरण समाज की सामाजिक, आर्थिक और नैतिक परिस्थितियों के भी द्योतक होते हैं। अब है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। कुछ विद्वानों का मत है कि सामाजिक संरचना प्राकृतिक रूप से ही विकसित होती है। यह समाज की आवश्यकताओं, द्वंद्व अथवा प्रतिस्पर्धाओं के आधार पर विकसित होती है। मजदूर, व्यापारी वर्ग व सैन्य बल इनकी आवश्यकताओं एवं विभिन्न बलों के मध्य जो स्पर्धा है। दूसरी ओर कुछ अन्य विद्वानों का मत यह है कि सामाजिक संरचनाओं का विकास कोई प्राकृतिक घटना प्रक्रिया नहीं होती बल्कि यह समाजों द्वारा स्वयं विकसित की जाती है। अतः ऐसे सामाजिक संरचनाओं का जो विकास प्रभावी वर्ग अपनी शक्तियों को बढ़ाने एवं कायम रखने के लिए करता है। अतः समाजशास्त्र के अनुसार सामाजिक संरचना वह विशिष्ट व स्थायी व्यवस्था है जिसके अनुरूप मनुष्य व्यवहार करता है एवं समाज के साथ रहता है। सामान्यतः सामाजिक संरचना समाज की नियमित कार्यविधि को इंगित करती है। एक समाजशास्त्री जो किसी समाज की संरचना का अध्ययन करता है और उसके अध्ययन में प्रयत्नरत रहता है तो वह समाज के विभिन्न वर्गों का विभिन्न सामाजिक सूचकांक जैसे जन्म, मृत्यु दर, अपराध दर आदि का भी अध्ययन करता है। और बड़े समाजों में यह संरचना छोटे समाज की तुलना में अधिक जटिल होती है जिससे यह व्यक्तिगत अध्ययन न होकर व्यक्तिगत क्रियाकलापों के फलस्वरूप उत्पन्न अमूर्त परिस्थितियों का अध्ययन मात्र होता है जिससे अनुसंधान अनुभवों एवं निरीक्षणों के माध्यम से किया जाता है। जो इस अनुसंधान की प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करती है कि अनुसंधान हेतु
सामाजिक संरचना के किन किन घटकों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। सामाजिक संरचना का विकास। मनुष्य के सामाजिक जीवन के मुख्य दो आयाम बताए गए हैं, समय व स्थान। समय को सामाजिक जीवन के अनुरूप विभाजित किया जाता है, जिसमें एक दिन के विभाजन प्रातः सायं के से लेकर वर्ष के काल का विभाजन शामिल होता है। स्थान के अंतर्गत समाज का वह आयाम आता है जहां स्थान का संबंध विशिष्ट गतिविधियों से होता है, जैसे पूजा का स्थान, मंदिर। फिर मनुष्य ने अपने लिए जो स्थान सुनिश्चित किया है वह उसकी सीमाएं हैं जो उसे निर्धारित करती हैं। भू संपत्ति बनाई गई है, वह उसी के स्थान पर श्रम का भी विभाजन किया जाता है और इसी का प्रारूप निर्धारित किया जाता है। मानव समाज का जो संरचना निर्माण में एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम होता है वह है हिंसा। हिंसा को भी इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसके आधार पर मनुष्य की राजनीतिक जो संरचना है उसका निर्माण होता है और राष्ट्र जैसे कृत्यों का भी प्रादुर्भाव इसी के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्र के अंतर्गत हिंसा रोकने के विभिन्न नियम एवं व्यवस्थाएं बनाने के साथ साथ राष्ट्र के बाहर वर्चस्व प्राप्त करने के लिए भी इनका निर्माण किया जाता है और समाज की शिक्षा एवं लैंगिक जीवन हेतु विवाह जैसी जो संस्थाएं हैं और नियमों का जो प्रतिपादन किया गया है वह भी किया संप्रेषण के माध्यम व पद्धति निर्धारित की जाती है, जिनसे विभिन्न समाजों को उनकी विशिष्ट संरचना प्रदान करना और उसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करना, यह सब इसी के अंतर्गत आता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल हम पढ़ेंगे सामाजिक संरचना का अर्थ एवं उसकी द्वारा दी गई परिभाषाएं। तो मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के जो दार्शनिक हैं उनके द्वारा जितनी भी सर्वव्यापक परिभाषाएं दी गई हैं हम उनके विषय में पढ़ेंगे।